नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रज्ञान एकेडमी में। सभी प्यारे बच्चे, हम लोग आज की क्लास में हिंदी पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि अगर हम बात करें कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने हिंदी भाषा का सामान्य परिचय के साथ साथ व्याकरण को भी हम लोगों ने समझा और हिंदी वर्णमाला के टॉपिक पर आ गए हैं। और वर्णमाला को जैसे ही हम लोग अच्छे तरीके से समाप्त करेंगे उसके बाद संधि पर अपना प्रहार होगा, और बिना वर्णमाला के संधि भी हम सीख नहीं सकते। और संधि ऐसा टॉपिक है हिंदी का जो लोगों को बहुत ज़्यादा टफ भी लगता है, और आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं संधि के वो बहुत जल्दी गलत भी होने के चांसेस वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि जल्दबाजी हम लोगों को पेपर में जब कभी हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसका मुआवजा देना पड़ता है एग्जामिनर को। ठीक है, तो अगर हम बात करें वर्णमाला में तो हमने स्वरों का वर्गीकरण कल कर लिया था और व्यंजन के वर्गीकरण की ओर हम लोग अग्रसर हो गए थे। और व्यंजन के वर्गीकरण में हम लोगों ने देखा था कि व्यंजन वर्णों की संख्या बचपन में हमें 36 पढ़ा दी जाती थी, आज हम 33 पढ़ते हैं। तो किन 3 वर्णों को हमने डिलीट किया है व्यंजन की श्रेणी से, तो छत, त्रक और ज्ञा। ठीक है, इन तीनों को हम लोग बचपन में व्यंजन ही पढ़ते थे, परंतु अब हम लोग इनको संयुक्त अक्षर के रूप में देखते हैं। इसलिए संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कम से कम 2 व्यंजन और 1 स्वर को मिलाकर या 2 से अधिक वर्णों की ध्वनि को मिलाकर होता है, उनको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। हिंदी भाषा में 4 संयुक्त अक्षर की संख्या हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम आपके सामने रखना चाहता हूं। तो व्यंजन जो हमारा टॉपिक है, इसमें वर्गीकरण जो है बहुत अहम रोल निभाता है संधि को समझने में। अब हम लोग व्यंजन में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हिंदी जब हम लिखते हैं तो कुछ चिन्ह वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक हमने इस प्रकार से ये लाइन खींच दी। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको कै वर्ण बना दिया। क्या बना दिया? कै वर्ण बना दिया। अब इसी कै वर्ण के कपड़े हम निकाल देते हैं तो कै वर्ण कैसा दिखेगा? इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, तो कै वर्ण के कपड़े निकाल दिए। शुरुआत में ऐसा ही था, बाद में इधर से और इधर से हम ऐसे बना दें तो कै वर्ण बन जाएगा। अब ये दोनों इसके जो पंख हैं हमने हटा दिया तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सिरोरेखा। क्या बोलते हैं? सिरोरेखा। और इसको बोलते हैं खड़ी पाई। क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। अभी इनका सबका जिक्र होना है, एक एक चीजों का, तो बस समझते हुए चलेंगे। कोई भी लेटर है, पूरा लिखा हुआ है, हमने इसको काट छाट दिया हमने तो इस प्रकार से निकल कर आया। जो ऊपर वाला डंडा लगा है इसको सिरोरेखा कहते हैं, और ये जो डंडा लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं? खड़ी पाई कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी पाई कहते हैं। यहां तक तो हम समझ गए। अब हम बहुत से अक्षर देखते होंगे तो कुछ शब्दों के आगे, जैसे यहां पर, या कुछ शब्दों के आगे यहां पर, या कुछ शब्दों के आगे यहां पर, या कुछ शब्दों के आगे यहां पर ये बिंदी लगी रहती है। इसका गेम क्या है? तो जरा समझते हैं हम लोग इस बिंदी का गेम क्या है। तो एक सिरोरेखा बनाते हैं इस प्रकार से और एक खड़ी पाई इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा हम सिरोरेखा और खड़ी पाई नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर हम बता चुके कि सर सिरोरेखा क्या होता है, सर खड़ी पाई क्या होता है। तो अब हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि अगर किसी भी सिरोरेखा के ऊपर अगर बिंदी लगी हुई है तो इस बिंदी को हम क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। अनुस्वार कहेंगे। और अनुस्वार क्या होते हैं? अयोगवाह ध्वनि होती है। क्या होती है? अयोगवाह ध्वनि होती है। अगर हम इसको बात करें तो जोड़ के देखेंगे, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या है? अयोगवाह है। और अयोगवाह को हम लोग पढ़ते हैं केवल अनुस्वार नहीं, इसमें विसर्ग भी आता है, परंतु यहाँ पर जिक्र हुआ है अनुस्वार का। तो सिरोरेखा के ऊपर जो बिंदी लगी होती है इसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार क्या है? एक अयोगवाह है। और अयोगवाह किसके साथ जुड़ता है? स्वर के साथ। किसके साथ प्रयुक्त होता है? स्वर के साथ प्रयुक्त होता है। किसके साथ? स्वर के साथ प्रयुक्त। तो जब स्वर के साथ ये प्रयुक्त होता है तो अगर हम कहें कि अनुस्वार कितने वर्णों पर प्रयुक्त होगा, तो 11 वर्ण पर अनुस्वार लगता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कभी कभी कि अनुस्वार कितने वर्णों पर लगेगा,
तो 11 वर्णों पे लगता है। क्यों? क्योंकि अनुस्वार हमेशा स्वरों के साथ चलता है, व्यंजन के साथ कभी भी नहीं उपयोग होता है इसका। तो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब हम देखते हैं जरा, ये जो शिरोरेखा होता है, इसके इधर अगर बिंदी लगी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पंचमाक्षर बोलते हैं। ठीक है, और ये केवल और केवल एक वर्ण पे लगा होता है, जिसको कै वर्ग का 5वां अक्षर किस पे लगा रहता है? कै वर्ग का 5वां अक्षर ये इस पे लगा रहता है, कै वर्ग के 5वें अक्षर पे। तो इसको लिख सकते हो कै वर्ग के 5वें वर्ण पर। तो अगर कोई पूछे कि पंचमाक्षर चिन्ह जो होता है, जो पंचमाक्षर चिन्ह होता है, ये कितने वर्णों पे लगा होता है? तो हिंदी वर्णमाला में सिर्फ एक वर्ण पे लगा होगा। वो कौन सा होगा? कै वर्ग का 5वां अक्षर होता है। कै वर्ग का 5वां अक्षर होता है, ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद अगर हम बात करें, ये खड़ी पाई के जस्ट नीचे जो बिंदी लगी होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग ताड़न जात। क्या बोलते हैं? ताड़न जात बोलते हैं, या इसको उत्क्षिप्त चिन्ह बोलते हैं, या इसे फेंका हुआ चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेंका हुआ चिन्ह बोलते हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, फेंका हुआ चिन्ह। तो कभी भी खड़ी पाई के जब बाद में चिन्ह लगा हो तो उसे पंचमा अक्षर चिन्ह बोलते हैं। शिरोरेखा के ऊपर चिन्ह लगा हो तो उसे अनुस्वार बोलते हैं। खड़ी पाई के जस्ट नीचे बिंदी लगी हुई हो तो उसे ताड़न जात, उत्क्षिप्त और फेंका हुआ व्यंजन बोलते हैं। ये सिर्फ किन बिंदुओं पर आता है? तो टय वर्ग का चौथा और टय वर्ग का ही 5वां अक्षर। तो टय, टा, ठा, डा, इनको छोड़ के ये आ जाता है। तो टय वर्ग में ये आता है, किसमें? टय वर्ग में। ठीक है, तो टय वर्ग का कौन सा ये अक्षर है? डा वाला। आप समझ चुके होंगे, टय वर्ग में टा, ठा, डा। ठीक है, फिर आता है णा। तो तीसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, तो टय वर्ग में ये अक्षर आते हैं, 2 ही अक्षर पे ये मात्र लगता है। और ध्यान देना, जब इन अक्षरों से किसी शब्द की शुरुआत होगी तो वहां पर ये ताड़न जात चिन्ह नहीं लगा होगा। ये ताड़न जात चिन्ह तभी लगेगा जब इन वर्णों का शब्द के बीच में बोध होगा। अब अगर मान लो टय वर्ग में ये डय होता है, ये ढय होता है, अगर ये ताड़न जात लग जाता है तो ऋणा हो जाता है और ये ढ़ा हो जाता है। ठीक है, इनका उच्चारण बदल जाता है। तो ताड़न जात, उत्क्षिप्त या फेंके हुए व्यंजन टय वर्ग का तीसरा और चौथा व्यंजन होता है। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, और 2 व्यंजन पर ही मात्र ये उत्क्षिप्त या ताड़न जात चिन्ह लगाया जाता है। तो यहां तक अपने को बात समझ में आ गई। अब अगर खड़ी पाई के इधर ये बिंदु लगा हो तो इसे क्या कहते हैं? इसे नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नुक्ता चिन्ह। क्या इसे कहेंगे? नुक्ता चिन्ह कहेंगे। ये कौन सी भाषा का होता है? अरबी या फारसी भाषा का होता है। किसका? अरबी या फारसी भाषा। तो नुक्ता चिन्ह अरबी या फारसी भाषा में प्रयोग करते हैं। हमारे हिंदी वर्णमाला के कुछ अक्षर होते हैं जिनका प्रयोग हम नुक्ता लगाकर अरबी या फारसी में करते हैं, जिनका प्रयोग हम नुक्ता लगाकर अरबी या फारसी में करते हैं। तो जैसे कुछ वर्ग, कुछ लेटर होते हैं, जैसे कै, खे, गै, जय और फै। ये क्या हैं? ये कुछ नुक्ता चिन्ह लगे हुए व्यंजन होते हैं जो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो नुक्ता चिन्ह अरबी या फारसी भाषा में लगाया जाता है। कितने ऐसे व्यंजन पे नुक्ता चिन्ह लगाया जाता है? कै, खे, गए। कै वर्ग के 3 और चय वर्ग का 1 और पै वर्ग का 1।
तो कुल मिला के 5 अक्षर पर नुक्ता चिन्ह लगाया जाता है, परंतु एनसीईआरटी मात्र 3 अक्षर पे नुक्ता चिन्ह मानती है। किस पर? ख, ज़ और फ। कभी देखना सफलता लिखा होता है तो उसमें फ के आगे जेब लिखा होता है तो उसके आगे, ठीक है, ये चिन्ह लगा रहता है। एनसीईआरटी 3 मानती है बाकी, परंतु हमारा स्टेट जो एग्जाम होते हैं वो 5 नुक्ता चिन्ह मानते हैं। अब आपके पास समस्या यह आएगी सर क्या सही करेंगे? अगर 3 और 5 दोनों ऑप्शन होगा तो 5 आप लगा कर आओगे, अगर 5 नहीं है तब आप 3 की ओर कूच करोगे कि 3 वाला ऑप्शन कहीं मिल जाए। तो यहाँ पर हम समझ रहे थे कि कोई अक्षर लिखा जाता है तो उसमें कुछ ऐसी आकृतियां होती हैं, ये जो ऊपर डंडा खींच दिया जाता है ये सिरोरेखा होता है। ध्यान रखना, सिरोरेखा कभी भी घुंडी वाले वर्ण पर नहीं लगती, कभी भी घुंडी वाले वर्ण पे नहीं लगती। जैसे था, यहाँ पर पूरी नहीं खींची जाती, हाँ पे पूरा, सॉरी फा नहीं, भा पे पूरा नहीं खींचा जाता, धै पे पूरा नहीं खींचा जाता, आगे हम बताएंगे आपको। तो ये कुछ आकृतियां होती हैं, जैसे कोई अक्षर लिख के ऊपर बिंदी लगा दो तो इसको क्या बोलेंगे? अनुसार। खड़ी पाई के इधर लगा दो तो पंचमाक्षर, खड़ी पाई के नीचे लगा दो तो ताड़न जात, खड़ी पाई के पहले लगा दो तो नुक्ता चिन्ह। अब ये किसने कहा था कि हिंदी वर्णमाला में अगर नुक्ता चिन्ह लगा दो तो ये अरबी या फारसी भाषा के चिन्ह हो जाते हैं? तो 1913 में भाषा विभाग का इंस्पेक्टर बनाया गया राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लिख लेना। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कहा कि हिंदी वर्णमाला के आगे अगर नुक्ता चिन्ह लगा दो तो ये अरबी या फारसी भाषा के शब्द हो जाते हैं। यहाँ से हम थोड़ा एक बॉक्स बनाएंगे और इस टाइप से इस बॉक्स में इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको लिख के देंगे, आप लिख लेना। इसको लिखिएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनको उपाधि मिली थी राजा शिव प्रसाद, इनको उपाधि मिली थी सितार ए हिंद, सितार ए हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार हिंदी वर्णमाला के वर्णों के पहले नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर उन्हें अरबी या फारसी भाषा में प्रयोग करते हैं, उन्हें फारसी भाषा में प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्वेश्चन आ जाता है स्टेटमेंट वाला कि किसने कहा था कि हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं अगर उनके आगे हम नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर लें तो वो वर्ण किसमें काउंट कर लिए जाते हैं? अरबी या फारसी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी को हम 1913 में भाषा विभाग का इंस्पेक्टर के रूप में देखते हैं, तभी इन्होंने ऐसा प्रावधान किया था। ठीक है, तो आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। आप फटाफट से इसको नोट करिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ये सब सारी जानकारी आपको पता चल गई। अब हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। ठीक है, व्यंजन का वर्गीकरण देखते हैं और व्यंजन के वर्गीकरण में चर्चा करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण।
तो सबसे पहले व्यंजन के वर्गीकरण में हम थोड़ा देखेंगे। अगर हम बात करें कै वर्ग, हमारे पास वर्ग कितने हैं? कुल मिला के 5 वर्ग होते हैं। चय वर्ग, इनका संधि में सब प्रयोग आएगा। टय वर्ग, उसके बाद हमारा आएगा ता वर्ग, और फिर आएगा पय वर्ग। तो जब इन वर्गों को हम देखते हैं कि कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ख वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, टय वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तय वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, और पय वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, जब हम इनको बोलते हैं या इनका उच्चारण करते हैं तो स्पर्श करता है जीभ हमारा कहीं ना कहीं मुख के अन्य अवयव से, तो इन्हें स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन, या ये वर्ग के रूप में देखे जाते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन के रूप में देखते हैं। और ये कितने होते हैं? तो इनकी संख्या की अगर हम बात करें तो ये 25 वर्ण होते हैं। कितने? 25 वर्ण होते हैं। और कुल मिला के हमको 33 व्यंजन पढ़ने हैं, और 25 व्यंजन का हमने यहाँ पर निपटान कर दिया। क्या कर दिया निपटान? कि जो वर्गीय व्यंजन होते हैं उनको जब हम बोलेंगे तो जीभ जो हमारी होती, चाहे कै बोले ख बोले, जीभ का जो स्पर्श होगा मुख के किसी अन्य अवयव से होगा, तो इसलिए हमें स्पर्श करना पड़ता है, तो इन्हें स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं। तो कै वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो सबसे पहले तो कै आएगा, ख आएगा, ग आएगा, घ आएगा, और वही 5वां अक्षर जिसमें खड़ी पाई के बाद आता है जिसको हम क्या कहते हैं? पंचवां अक्षर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद चय वर्ग में चय आता है, छय, उसके बाद झय, जय, जय, फिर झ, और परशुराम के कांटे जैसा ये पंचवां अक्षर। ठीक है, पंचवां अक्षर। बचपन में हम लोग याद करते थे कै मतलब कै से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी। ठीक है, इस प्रकार से याद करते थे। टय वर्ग में टय, ठय, ड, ढ और ण। ठीक है, ये 5वां अक्षर हो गया टय वर्ग में। ऐसे तय वर्ग में तय, थ, द, ध और न, ये 5वां अक्षर हो गया। पय वर्ग में प, प, वा, भा और मा, ये 5वां अक्षर हो गए। ठीक है, अब अगर 5-5 की बात करोगे तो ये कुल मिला के 25 हो जाते हैं। कितने हैं? 25 हो जाते हैं। और कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे हम लोग कभी भी, जैसे बहुत से बच्चे हैं थ को इस प्रकार लिख देंगे, इस प्रकार लिख देंगे, ये गलत है। थ को कैसे लिख देंगे? इस प्रकार लिखेंगे। जब कभी भी घुंडी वाले वर्ण होंगे जैसे इस प्रकार से, बहुत से बच्चे इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, ये गलत रूप है, ये सही रूप है, ये सही रूप है, और ये गलत रूप है। जैसे भा को बहुत से लोग ऐसे लिख देते हैं, ये गलत रूप है, तो भा कैसा सही है? इस प्रकार सही है। तो कभी भी घुंडी वाले वर्ण के ऊपर सिरोरेखा नहीं पहुंचाई जाती, इसीलिए विसर्ग के ऊपर कभी सिरोरेखा नहीं पहुंचाई जाती। विसर्ग कभी भी लिखा रहता है, जैसे प्रातः और काल, तो ये शब्दों को अलग अलग कर देता है। क्यों? क्योंकि विसर्ग के ऊपर कभी भी सिरोरेखा नहीं होती, क्योंकि विसर्ग भी घुंडी के जैसा होता है। तो अगर कभी आ जाए तो शब्दों को सही लिखना सीखो, कि कभी घुंडी वाला जो शब्द आ जाए उसके ऊपर सिरोरेखा कहीं नहीं खींचेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान देना, कभी भी सिरोरेखा उसके ऊपर नहीं खींचेंगे। तो कुल मिला के हमने 25 व्यंजनों का यहाँ पर वर्गीकरण कर दिया। कितने? 25 व्यंजनों का वर्गीकरण कर दिया। उसके बाद हमारे सामने कुछ और व्यंजन आते हैं, जैसे या, र, ल और व। ये जो व्यंजन होते हैं, ये इनको बोलते समय हमारी जो जीभ होती है अंदर ही गति करती है, तो इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं?
अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं इन्हें, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 4 होती है। तो 25 और 4 हमने क्या देख लिए? 29 वर्ण देख लिए। अब एक चीज और यहां पर ध्यान देना, ये और वह, ये और वह, इनको बोलते समय हमें ज्यादा किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर बोलते हैं। ये बिल्कुल स्वर की तरह बोले जाते हैं। तो ये और वह को हम अर्ध स्वर की श्रेणी में देखते हैं। तो कभी क्वेश्चन आए कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो ये और वह को हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई कि हम इन व्यंजन को अर्ध स्वर बोलते हैं, किनको? है और वह को। ठीक है, अब अगर हम बात करें 33 व्यंजन की बात हो रही थी यहाँ पर, हमने यहाँ पर कितने व्यंजन पढ़ लिए? 25 व्यंजन पढ़ लिए। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन के रूप में हमने 25 को देख लिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अंतस्थ व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन हमने देख लिए। तो 25 और 4 अगर हम जोड़ेंगे, योग करेंगे इनका, तो 29 वर्ण तो हम लोगों ने देख लिया। अब बचे हमारे पास 4 वर्ण। ठीक है, 33 व्यंजन हमने बताया आपको कि बचपन में तो हम 36 पढ़ते थे, वर्तमान में हम कितने पढ़ते हैं? 33 पढ़ते हैं। तो 4 व्यंजन हमारे पास और बचे, जैसे स, फिर ये इस प्रकार वाला स और ये स, तीनों स होते हैं। इन तीनों का मतलब अलग अलग होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो स, फिर स और है, ये ऊष्म वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्म वर्ण होते हैं। और ऊष्म का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गर्म। क्या होता है? गर्म। मतलब ऐसे व्यंजन बोलते समय अंदर से हीट, ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म वर्ण बोलते हैं। और जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे, कै से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, च से चम्मच, छा से छतरी, झा से झरना, झा से जहाज, ये पढ़ते थे ना। ये वाली जो टेक्निक थी सांचार्य प्रथा, ये मारिया मांटेश्वरी ने दिया था, सांचार्य प्रथा जो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं। परंतु अगर हमें वर्णों का सही उच्चारण करना है, वर्णों का सही ज्ञान करना है, तो हमें कार प्रत्यय लगा के पढ़ना है। कौन सा प्रत्यय लगाकर? कार प्रत्यय लगाकर हमको पढ़ना है। अब वर्णों के आगे हम कार प्रत्यय लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? जैसे अगर का पढ़े और कार लगा दिए, ककार, टकार, डकार। ठीक है, इस प्रकार हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे सकार, तो अब हम लोग क्या कहते हैं? ये वाला सा बोलने के लिए जीभ का स्पर्श तालु से होता है, तो इसको तालव्य सकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालव्य सकार बोलते हैं। और इस वाले सा को बोलने के लिए जीभ, सा को बोलने के लिए जीभ जो होती है वो मूर्धा से टकराती है, तो इसलिए इसको मूर्धन्य सकार बोलते हैं। ये सब सा जो होते हैं सकार होते हैं। कोई भी वर्ण को सही उच्चारण करने के लिए हम उसके आगे प्रत्यय लगा देंगे। कौन सा? कार प्रत्यय लगा देंगे। जैसे ककार, खकार, गगार, घगार, चचार, छछार, झझार, झझार, टठार, ठठार, डकार, ढकार, तकार, थकार, दकार। इस प्रकार से हम अगर वर्णों का उच्चारण करना सीखें तो हम कार प्रत्यय आगे लगाकर हम उसको सीख लेंगे। तो यहाँ पर हमने 33 व्यंजन का वर्गीकरण आपको बता दिया। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम व्यंजन का और आगे वर्गीकरण पढ़ाने वाले हैं आपको। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यही हम आगे आपको और व्यंजन का वर्गीकरण बताने वाले हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपका कुछ भी बचा ना रह जाए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। पहला नंबर व्यंजन का वर्गीकरण में पहला नंबर अध्ययन की सरलता के अनुसार। अध्ययन की सरलता के अनुसार। अगर हम अध्ययन की सरलता के अनुसार की बात करें तो व्यंजन को किस प्रकार से वर्गीकृत करेंगे? अभी जो पिछली स्लाइड में हमने लिखा
वही यहाँ पर दोबारा लिखना है, परंतु आपको एक एक चीजों को पता होना चाहिए। अध्ययन की सरलता के अनुसार हम व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है वर्गीय व्यंजन, वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन, वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन। तो वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 वर्ण आते हैं। कितने? 25 वर्ण आते हैं। ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे या इस प्रकार लिख लेंगे, कै वर्ग, चय वर्ग, टय वर्ग, तय वर्ग और पय वर्ग। ये वर्ग देख लेते हैं। हर वर्ग में 5-5 अक्षर होता है। कितना होता है? 5-5 अक्षर होता है। ये अपने को ध्यान देंगे, ठीक है। तो वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन की जब हम बात करते हैं तो कितने आते हैं? 25 वर्ण आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? 25 वर्ण। परंतु ये अब हम बात करते हैं यहाँ पर 25 वर्णों की। उसके बाद हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? तो अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 वर्ण हैं। कितने हैं? 4 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? ये, र, ल और व, ये 4 वर्ण हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो ऊष्म वर्ण। कौन से? ऊष्म वर्ण। ये कितने हैं? ये भी 4 वर्ण हैं। कितने हैं? 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? स, ये मूर्धन्य सकार, ये दंत सकार और है, ठीक है। ये भी कितने हैं? 4 वर्ण हैं। तो इस प्रकार से 29 वर्णों को, 33 वर्णों को सॉरी, हमने व्यंजन के वर्गीकरण में देख लिया। ये जो वर्गीकरण हुआ ये अध्ययन की सरलता के अनुसार हमने पढ़ा कि अगर कोई छोटा सा बच्चा भी पढ़ना सीखे तो कैसे सीख सकता है व्यंजन को। तो ये है थोड़ा, जब हम अध्ययन करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो ये बहुत सरलतम रूप है। अब हम शुरुआत, कहानी में ट्विस्ट तो अब आने वाला है। अब हम बात करेंगे अगले वर्गीकरण पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी वर्गीकरण होगा। कहने का मतलब यहाँ से पेपर में अक्सर कर क्वेश्चन निकल कर आएंगे जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं घोष या कंपन के आधार पे। तो दूसरा जो हमारा वर्गीकरण होगा वो होगा घोष व कंपन के आधार पे। घोष व कंपन के आधार पर। तो अगला जो हमारा वर्गीकरण हो रहा है घोष या कंपन के आधार पे। अब घोष क्या मतलब होता है और कंपन का मतलब होता है, जब कोई वर्ण हम बोलेंगे तो कुछ वर्ण को बोलने के लिए हमारे अंदर कंपन या झरझराहट की जैसी ध्वनि प्रतीत होगी, या कुछ वर्ण को बोलने में ऐसा हमें प्रतीत नहीं होगा। तो घोष या कंपन के आधार पे अगर हम बात करते हैं तो 2 प्रकार के व्यंजन पर हम चर्चा करते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के व्यंजन पे चर्चा करते हैं। एक आता है अघोष, एक आता है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन कहने का मतलब है इनमें ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय हमारे मुख में कोई कंपन या ध्वनि नहीं होगी। और एक होता है सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, ठीक है। अब इनको थोड़ा ध्यान देंगे और इनका थोड़ा शब्द पर चर्चा करेंगे। तो अघोष कहने का मतलब है अ धन घोष, अ धन घोष। और घोष का मतलब क्या है? कंपन। और अ का मतलब है, अ उपसर्ग का मतलब होता है नहीं। तो ऐसे वर्ण जिनमें कंपन नहीं होगा तो उन्हें अघोष बोलेंगे। ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारे मुख में कंपन या घोष जैसी उत्पन्न ना हो तो उसे अघोष बोलेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं तो सय धन घोष,
अब घोष का मतलब यहां भी कंपन होगा, और स का मतलब होता है साथ में या सहित, साथ में या सहित, मतलब किसके, कंपन के सहित या कंपन के साथ में। तो ऐसे वर्ण, ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय हमारे मुख में कोई घोष या कोई कंपन जैसी ध्वनि ना हो, कोई आवाज ना हो, तो ऐसे व्यंजनों को हम अघोष व्यंजन कहते हैं। और ये कितने होते हैं, तो सबसे पहली बात, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा अक्षर, पहला व दूसरा वर्ण। तो अब हम अगर वर्ग ना लिखाए होते तो आप क्या समझ पाते, नहीं समझ पाते। कहने का मतलब प्रत्येक वर्ग, जो 5 वर्ग हैं उनमें से हर वर्ग से पहला व दूसरा अक्षर, तो कितने वर्ण हो जाएंगे, 10 वर्ण हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10 वर्ण हो जाएंगे। और उसके साथ साथ 3 ऊष्म वर्ण हैं, कौन कौन से, स, ये स और ये 3 वर्ण होंगे। तो कुल मिला के सघोष की संख्या अगर पूछे, अघोष की संख्या सॉरी, अगर पूछे अघोष में कुल वर्ण कितने होते हैं, तो कुल वर्ण होंगे 13। कितने होंगे, 13 होंगे। कैसे होंगे, आपको समझ में आ गया कि अघोष वे वर्ण होंगे जो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण। अब वर्ग क्या है, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। उन वर्गों में 5-5 अक्षर होते हैं, उनमें से हर में से 2, शुरुआत के 2 पहले और दूसरे उठा लेने हैं, तो 5 वर्ग हुए, 10 हो गए। और 3 आपके ऊष्म वर्ण जो स होते हैं तीनों, वो आ जाएंगे। तो अघोष में अगर कभी पूछा जाए तो कितने वर्ण होंगे, तो कुल मिला के 13 वर्ण होंगे। कितने, 13 वर्ण होंगे। अब ऐसे ही इधर की अगर हम बात करें, सघोष की अगर हम बात करें कि सघोष में क्या होगा, तो सघोष को भी हम लोग पढ़ते हैं और ध्यान देंगे। सघोष में क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व 5वां अक्षर या 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण, कुल मिला के 5 वर्ग होते हैं। तो वर्ण कितने हो जाएंगे, 3-3 वर्ण लेने हैं तो 15 वर्ण हो जाएंगे। कितने, 15, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां, मतलब हर वर्ग से 3 वर्ण लेने हैं, 5 वर्ग हैं, तो वर्ण कितने हो जाएंगे, 15। और कुछ अंतस्थ वर्ण होते हैं, जैसे ये, र, ल और व, ये अंतस्थ वर्ण होते हैं। तो ये भी कितनी होते हैं, 4। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 वर्ण हो जाएंगे। और एक ऊष्म वर्ण भी इसमें काउंट होता है, कौन है को भी इसमें एक जोड़ते हैं तो एक वर्ण ये हो जाता है। यहाँ पे ये वर्ग लिख गया, इसको वर्ण कर लेना। ये 4 वर्ण आपके अंतस्थ आ जाते हैं और एक आ जाता है ऊष्म वर्ण। और इसमें सभी स्वर भी आ जाते हैं। व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, परंतु यहाँ पर स्वर को भी हम सघोष, कुछ स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं, जैसे सभी स्वर। तो सभी स्वर क्या होंगे, सघोष होते हैं। सभी स्वर, तो स्वर कितने होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। कितने, 11 वर्ण होते हैं। अगर हम पूछें कुल वर्ण कितने होंगे सघोष, कि सघोष में कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो सघोष में कुल वर्ण कितने होंगे, 15, धन 4 19 और धन 1 20 और धन 11 कितने हो जाएंगे, 31। तो सघोष में अगर पूछा जाए कितने वर्ण होते हैं, 31। और अघोष में पूछा जाए तो कितने होते हैं, 13। तो कुल मिला के 31 और 13 कितने होते हैं, 44 होते हैं। कितने होते हैं, 44। तो घोष या कंपन के आधार पे हम 44 वर्णों का उच्चारण करते हैं, जिसमें कुछ आते हैं आपके घोष अघोष में, कुछ आते हैं सघोष में। अब मैं एक बार फिर से समझाऊंगा कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय कोई ध्वनि, कोई कंपन, कोई गूंज मुंह में ना हो, तो उन्हें अघोष कहेंगे। और हर वर्ग के 2 अक्षर अघोष होते हैं, वर्ण होते हैं, यानी कि पहला और दूसरा। उसके साथ साथ
कुछ ऊष्म वर्ण होते हैं, जैसे तीनों सय इसी में आते हैं, तो कुल मिला के 13 अघोष हो गए। सघोष का मतलब होता है घोष के साथ, कंपन के साथ। इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें कंपन होता है। जैसे कै वर्ग का तीसरा, तो कै खै घा, घा बोलने पर थोड़ा सा मुंह में अंदर बजनाहट आती है। ऐसे चै वर्ग में चै, छय, जा, जा जब बोलते हैं थोड़ा मुंह में कंपन होता है। ऐसे ही टे वर्ग में टा, ठा, ढा, तो डा जैसे ही बोलते हैं टे, ठे, डा, डा जैसे ही बोलने में आता है थोड़ा सा मुंह भजन होता है। तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, साथ में 4 अंतस्थ वर्ण, एक ऊष्म वर्ण जिसको हा बोलते हैं, और साथ ही साथ सभी स्वर। तो कुल मिला के कितने हो गए? 31 वर्ण हो गए। तो आज के व्यंजन वर्गीकरण का ये अपना अंतिम बिंदु था। कल की क्लास में हम और भी आगे इस टॉपिक को बढ़ाएंगे, व्यंजन का क्लासिफिकेशन समाप्त करने की ओर पहुंचेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संधियां। तो आज के लिए इतना ही। सभी को शुभ रात्रि। सभी बच्चे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि आपका जो पेपर है, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम लगा हुआ हो, यूपीएसआई, यूपी टेट, सुपर टेट, ठीक है, यूपीपीएससी, आरओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो हर एक बच्चे इस क्लास को देखेंगे और बेहतरीन तरीके से अपने परीक्षा की रणनीति बनाएंगे। धन्यवाद।